कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों हमने आधुनिक विश्व फर्स्ट पहले पढ़ चुके हैं, और अगर आपने वो 9 लेक्चर की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो देखिए ताकि आपको ये चैप्टर और बेहतर समझ में आए। ठीक है, तो ये हम करने जा रहे हैं आधुनिक विश्व सेकंड चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि पुनर्जागरण क्या था। पुनर्जागरण ने क्या था, समाज के अंदर एक परिवर्तन ला के रख दिया था, पुरानी परंपराओं को समाप्त किया, नए परंपरा पे आ चुके थे, प्रेस आ चुकी थी, बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता, इन सारे विचारों की जो राजनीतिक जागरूकता थी लोगों में आ चुकी थी। इसी के साथ हम देखते हैं समुद्री मार्ग खोजने शुरू कर दिया, मिशनरियों ने अपने ईसाई धर्म को अलग अलग देशों में फैलाया, व्यापारियों ने अपने वस्तुओं को विभिन्न विभिन्न देशों में फैलाया। इसके अलावा हम देखते हैं कि इंग्लैंड के अंदर प्रौद्योगिकी के परिवर्तन आने लगा, है ना। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये समाज जो था दूसरे समाज पर हावी हो रहा है। तो ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आधुनिक विश्व सेकंड। आइए पहले हम जानते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है औद्योगिक क्रांति का वर्णन करेंगे। औद्योगिक क्रांति के अंदर प्रौद्योगिकीय और नवीन परिवर्तनों पर चर्चा करेंगे। औद्योगिक क्रांति के समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा उपनिवेशवाद क्या होता है, साम्राज्यवाद क्या होता है, साम्राज्यवाद के प्रति उत्तरदायी कारकों को पहचानेंगे। इसके अलावा हम एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद भी देखेंगे, और आगे हम दोनों विश्व युद्ध को भी देखेंगे, और संयुक्त राष्ट्र संगठन के उद्देश्यों की सूची भी इसी में तैयार करेंगे कि यूएनओ आखिर है क्या, और यूएनओ की ज़रूरत समाज को किस तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का पहला टॉपिक है 4.1 औद्योगिक क्रांति। देखिए 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में शुरू हो गई। इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। 1750 से लेकर 1850 के बीच में सबसे ज़्यादा ब्रिटेन के अंदर हम परिवर्तन देखते हैं। ठीक है, ये कई तरीके से थे, आर्थिक रूप से थे, सामाजिक रूप से थे, और इसमें सबसे बड़ा अगर परिवर्तन में बात करूँ तो मशीनों ने लाया। ठीक है, मशीनें इस तरीके से बनने लगी थी क्योंकि लोग आविष्कार करने लगे थे, नई तकनीकी पे डिपेंड होने लगे थे। ठीक है, और इस तरीके से मशीनें बननी शुरू हो गई थी। मशीनों के बनने के कारण फैक्ट्री भी बड़ी बड़ी खुलने लगी। ठीक है, और जहां पहले जनसंख्या सिर्फ कृषि पर निर्भर थी, अब वो लोग किसकी तरफ, कारखानों की तरफ पहुंचने लगे। ठीक है, अब क्या होता था, पहले तो व्यापारी जो था वो नॉर्मल कच्चा माल लेता था और उसके बदले में वो उत्पादन करके तैयार उत्पादन लोगों को बेच दिया करता था। मगर अब क्या है कि बाजार की बढ़ती हुई मांगों के कारण अब उन्हें फैक्ट्री खोलने के लिए विवश होना पड़ा, और नए फैक्ट्री खुलने के कारण नए लोग आते हैं, नए लोग जुड़ते हैं, तो फिर कच्चा माल से एक प्रॉपर प्रोडक्टिविटी होती है और उससे समाज क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, तो लोगों ने इस तरीके से कारखाना प्रणाली को स्टार्ट किया। ठीक है, अब जो घर में बनाया करते थे अब वो कारखाने खोलने लगे, और कारखानों में बड़े बड़े मशीनों के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। अगला हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत अगर मैं बात करूं तो ब्रिटेन में भाप की शक्ति के साथ हुआ। देखिए भाप की शक्ति के कारण क्या होता है कि पहले तो आज तो ट्रेन बिजली से चलती है, मगर पहले ट्रेन जो थी ना वो भाप के इंजन के साथ चलती थी। कोयला डालते थे, आपने गदर मूवी देखी होगी, गदर मूवी में वो भाप का इंजन ही होता है जिसमें वो कोयला डाल डाल के वो लेकर जाते हैं। ठीक है, तो भाप के इंजन ने शुरुआती समय में बहुत ज़्यादा डेवलप किया उनके व्यापार को भी, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे सामान पहुंचाना बहुत आसान हो गया। और जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया है, आपको पता होना चाहिए, 1769 में। उसके बाद हम देखते हैं 1733 में जॉन केओस ने उड़ती तूरी का आविष्कार किया। देखिए उड़ती तूरी से कपड़े बुनने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा आसान हो गई, क्योंकि ये कपड़े बुनने की प्रक्रिया इतनी आसान हो गई है कि पहले जहाँ पे एक दिन में 10 कपड़े बनते थे वहीं पे अब एक दिन में 40 कपड़े बनने शुरू हो चुके थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि जेम्स हरग्रीव्स ने हाथ से संचालित होने वाला चरखा बनाना शुरू कर दिया, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। अब लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वो घर के अंदर ही क्या कर सकते हैं, कताई कर सकते हैं, चरखा चला सकते हैं, और इससे कई गुना धागा बना सकते हैं। ठीक है, कताई, चरखा, स्पिनिंग ने वहाँ पे सूती वस्त्र का जो डिमांड था ना वो बढ़ा के रख दिया। देखिए इंडिया के अंदर भी सूती वस्त्र की बहुत ज़्यादा डिमांड रही है, और विदेशों में भी सूती वस्त्र की डिमांड रही है। तो ब्रिटेन ने अपने लिए तो काम कर लिया कि भैया सूती वस्त्र हम इसी तरीके से बना लेंगे स्पिनिंग जेनी से। इसके अलावा कोयले और लोहे को भी बहुत बड़े तरीके से उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। अब देखो औद्योगिक विकास में सबसे ज़्यादा कोयला और लोहा ही मैटर करता है। देखो मशीन बनाओगे तो किससे आएगा, मशीन बनाओगे तो कोयला और लोहा, क्योंकि अगर आप भाप का इंजन बना रहे हो तो उसके अंदर कोयले की ज़रूरत है, और अगर आप मशीन बनाने तो उसके लिए लोहे की ज़रूरत है ना। और इस तरीके हम देखते हैं कि रेल और जहाज़ भी इसी तरह बनने शुरू हो गए। अब नहरें, सड़कें, सबका निर्माण करना शुरू कर दिया, रेल का निर्माण होना शुरू हो गया, जहाज़ का निर्माण शुरू हो गया। इस तरीके से बाजार को फैलाया जाने लगा। पेट्रोल इंजन और बिजली के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया उन्होंने। उनके पास जो संसाधन थे उन्होंने सारे संसाधनों को लगा दिया, और इस तरीके से औद्योगिक क्रांति का असर दुनिया भर में महसूस किया गया, जो कि ब्रिटिश ज़िंदगी से निकल कर
अब और लोगों के पास पहुंचने लगी। ठीक है, 1830 के बाद हम देखते हैं कि फ्रांस के अंदर, 1850 के बाद हम जर्मनी में देखते हैं यही औद्योगिक क्रांति, और उसके बाद हम गृह युद्ध देखते हैं, तो गृह युद्ध में हम देखते हैं कि अमेरिका भी इससे बच नहीं पाया। अब हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में ही काम किया जा रहा था कि भाई औद्योगिक क्रांति पे ही काम करो। औद्योगिक क्रांति का जो असर है वो इंग्लैंड में कृषि पे भी पड़ा। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर कृषि में ऐसे पड़ा कि जैथरो टूल करके एक वो थे, उन्होंने क्या किया, बीज बनाना, बीज जो रोपण करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बीज डालते हो तो उसमें कुछ बीज खराब हो जाते हैं खेत में, कुछ बीजों में पेड़ उग जाते हैं, बट उन्होंने ड्रिल से बीजों का समान अंतराल में बीजों की बुआई शुरू कर दी। इससे क्या हुआ कि इससे बीज खराब नहीं होते थे और बीज अच्छी तरीके से पेड़ बन पाते थे, पौधे बन पाते थे। ठीक है, 1760 से लेकर 1830 के बीच में वहाँ पे 1000 से ज़्यादा अधिनियम देखने को मिलता है जो कि भूमि से रिलेटेड थे। ठीक है, उसके बाद उन्हें बड़े क्षेत्रों से जोड़ दिया गया। ठीक है, कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली। लेकिन उसी समय में हम देखते हैं कि ऐसा तबका भी था जिनके पास भूमि नहीं थी, तो वो तबका शहर की तरफ पलायन करके औद्योगिक क्रांति का हिस्सा बन रहा था और वो फैक्ट्री में काम करने के लिए तत्पर था। ठीक है, अब फैक्ट्री में काम करेंगे तो रोज़गार भी मिलेगा उन्हें, तो वो रोज़गार के लिए इधर उधर जाते थे और उन्हें इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती थी जितनी अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, और उनसे 15-15, 18-18 घंटे काम कराया जाता था, क्योंकि वो मजबूरी में आए हैं, इसलिए उन्हें मजदूरी देने में झिझकते थे जो भी कारखाने मालिक होते थे वो। हम देखते हैं कि इंग्लैंड में राजनीतिक परिस्थितियों ने भी औद्योगिक क्रांति में विकास में मदद की, क्योंकि देखिए हम देखते हैं कि कई प्रतिबंध हटा दिए गए, कई अधिनियम बनाए गए, सामूहिक रूप में उन्होंने बाजार व्यापारियों के लिए अनुदान भी खोल दिया। मुख्य रूप से अगर मैं परिवहन की बात करूं तो बाज़ारों पर कब्जा करने का जो तरीका था वो परिवहन के विकास के साथ शुरू हुआ। कई यूरोपीय देशों में हम देखते हैं कि वाणिज्यवाद की नीति का पालन शुरू पहले से ही कर दिया गया था, मगर इस समय और ज़्यादा बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया उन्होंने। इस नीति के तहत उद्योगों और व्यापारियों में सरकारी नियंत्रण प्रयोग किया गया था। ठीक है, कई देशों में तो राष्ट्रीय स्तर पर बैंक भी बनाई गई थी ताकि वो अपना बैंक से लोन ले सके और इस तरीके से वो अपना व्यापार कर सके। ठीक है, एक राष्ट्र की संपत्ति का स्वामित्व उसके सोने और चांदी पर निर्भर कर, सरकार ने क्या किया, सरकार का व्यापार में हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए, ये भी वहाँ पे रख दी बात कि भैया सरकार जो है ना वो सीमित रूप से चलनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है व्यापार पे उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई इंग्लैंड ही ऐसा क्यों देश है जहाँ पे औद्योगिक क्रांति शुरू हुई और किसी देश में क्यों नहीं। देखिए, मैं आपको एक लैंडलॉक्ड कंट्री के बारे में बताता हूँ और दूसरा इंग्लैंड के बारे में बताता हूँ या जापान के बारे में। देखिए, जापान और इंग्लैंड के अंदर सिमिलरिटीज ये है कि ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अगर वहीं कजाकिस्तान देख लो या कोई और कंट्री देख लो, तो ये चारों तरफ से क्या हुआ, बॉर्डर से घिरा हुआ, तो इनको डर रहता है सुरक्षा का। ठीक है, और सुरक्षा का डर रहेगा तो वो ज़्यादातर पैसा सुरक्षा पे खर्च करेंगे, मगर इंग्लैंड को इस तरह का कोई भी डर नहीं था। तो इंग्लैंड के पास तो चारों तरफ से समुद्री तट थे, और उससे क्या होता है कि अच्छा व्यापार हो पाएगा क्योंकि बंदरगाह समुद्री तट पे बनेंगे, और इस तरीके से इंग्लैंड के पास मौका था औद्योगिक क्रांति को स्टार्ट करने का, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, औद्योगिक क्रांति शुरू की, और यहीं से होते हुए अलग अलग देशों में पहुंची ये चीज़। ठीक है, जलमार्गों में जैसे नहरों, नदियों और समुद्री ने इंग्लैंड को बिना कर और रुकावट के विशाल मुक्त व्यापार क्षेत्र प्रदान किया। ठीक है, इसीलिए इंग्लैंड को इसका सबसे बड़ा लाभ मिला, और इस तरीके से औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड का ही हाथ थामा। तो ये तो बात थी कि औद्योगिक क्रांति क्या है, आपको समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है, और अगर नहीं समझ में आया तो आप जाके एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि भैया ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, मैं उस टॉपिक को दोबारा रिपीट करा दूंगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम आने वाला है मुझे मालूम है, तो आपको सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, एक एक टॉपिक को बार बार देखिए, इससे आपकी रिवीजन अच्छी है। और यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए नवीन और प्रौद्योगिकी परिवर्तन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपसे बस इतनी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को पहुंचाएं कि भाई एक अच्छा कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, क्लास 10th NIOS क्लास SST के लिए। ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पहले वो देख लीजिए ताकि ये लेक्चर आपको और बेहतर समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।